अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे। हमारी आज की डिस्कशन फायर इंश्योरेंस पर होगी। ये इंश्योरेंस का एक बड़ा टॉपिक है, लिहाजा इस टॉपिक पर एक से ज़्यादा सिटिंग्स में इस पर सबसे पहले हमें ये बताएं, जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया है कि आज हम फायर इंश्योरेंस को डिस्कस करेंगे, तो इस सिलसिले में हमें ये बताएं कि फायर इंश्योरेंस का आगाज़ कब हुआ और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। मौजूदा फायर इंश्योरेंस का जो आगाज़ है ये कोई 16वीं सदी की जो है उसके आखिर में लंदन में एक बड़ी अजीमुशान आग लगी थी जिसको लंदन ग्रेट फायर ऑफ लंदन का नाम दिया गया। सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी मालूमात थी। मतलब अगर घर के बाद उस इंश्योरेंस कंपनी की तख्ती नहीं लगी तो उनकी फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी वापस चली जाती थी बगैर आग बुझाए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो कंपनियों के साथ मुंसलिक होती थी या कंपनियों के अपने फायर ब्रिगेड होते थे, ताकि वो जब इतला आए तो वो वहाँ पे वो चली जाती थी, या फायर ब्रिगेड सर्विसेज आउटसोर्स की जाती थी, क्योंकि अमेरिका में आपको पता है हर चीज़ एक बिजनेस के तौर पे भी डील करते हैं वो। सर, अब इस सदी में लगने वाली कोई बड़ी फायर्स के बारे में हमें बताएं कि वो कौन कौन सी हैं और उनमें कितने अरब डॉलर्स या कितना ज़्यादा उसमें क्लेम दिया गया। जी, दुनिया में असल में इस तरह की बड़ी बड़ी आगें तो काफ़ी लगी हैं, लेकिन मैं दो चार आगों का यहाँ पे तस्करा करूँगा। ये जो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से आप सबके नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा होगा। ख़ासकर हमारे वो व्यूअर्स जो इंश्योरेंस, बैंकिंग और फाइनेंस के शोबों में काम कर रहे हैं। आप लोगों को अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर भी कर दें। तो जनाब, हमारा आज का टॉपिक फायर इंश्योरेंस का पार्ट 2 है और इसमें हम फायर इंश्योरेंस पॉलिसी पर डिस्कशन करेंगे। इस सिलसिले में हमने एक दफ़ा फिर जनाब फ़ारूक कासिम साहब को ज़हमत दी है कि वो फायर इंश्योरेंस पर हमारे व्यूअर्स की इंश्योरेंस मालूमात में इजाफ़ा करें। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी वालेकुम अस्सलाम बाबर, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप ठीक ठाक हैं? सर बिल्कुल ठीक। कल के सफ़र से थकावट तो नहीं हुई? सर, सफ़र तो अब थकावट वाला रहा ही नहीं, सफ़र तो अब इंजॉयमेंट बन गई है। फ़ारूक साहब, इससे पहले हमारी एक सिटिंग फायर इंश्योरेंस पर हो चुकी है, उसमें फ़ायर इंश्योरेंस का तारुफ बयान किया था आपने। अब हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि फ़ायर इंश्योरेंस है क्या? जी शुक्रिया बाबर आपके सवाल का। तो जनाब, ये इंश्योरेंस आग और आग के साथ जो मुंसलिक हादसात हो सकते हैं, तो ये पॉलिसी होल्डर को पूरा एक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। आग के हमेशा नुकसानात बहुत बड़े होते हैं, लाखों, मिलियंस, करोड़ों, बल्कि बाज़ सूरतों में अरबों में होते हैं। जी सर। और क्योंकि ये जो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है, किन को करती है? ये दफातर की फ़ायर इंश्योरेंस हो सकती है, घरों की, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की, फ्लैट्स की, शॉपिंग मॉल्स हो गए, दुकान हो गए, गोडाउन्स हो गए, वेयर हाउसेस, फैक्ट्रीज़। तो ये इन सब की जो है, और इनके अंदर जो रखी हुई अशिया होती हैं, मतलब फर्नीचर होता है, फिक्सचर होता है, फिटिंग्स होता है, स्टॉक्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको आग से या और कोई जो पैरल्स होते हैं, अगर वो पॉलिसी में हो और उससे नुकसान पहुँचे, तो ये पॉलिसी एक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पॉलिसी होल्डर को देती है। शुक्रिया फ़ारूक साहब। अब ये बताएं कि आग मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात से लगती है, तो क्या फायर इंश्योरेंस पॉलिसी हर किस्म से लगने वाली आग को कवर देती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अगर फायर इंश्योरेंस के साथ और कोई पैरल्स उसमें डाल दिए जाएं तो वहीं तक वो कवरेज रहती है। यानी आसान ज़बान में आपको वो ख़तरात पॉलिसी में डालने होते हैं जिनसे आग लगने का उस जगह पे, उस फैक्ट्री में या उस बिल्डिंग में जो है वो आग लग सकती है।
अच्छा, सबसे पहले हमें फायर को समझना है। आग, जो इंश्योरेंस की ज़बान में जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है वो ये कहती है कि जब आप फायर इंश्योरेंस ओनली लेते हैं तो इसका मतलब है कि फायर बाय इंटरनल मीन्स, ओके। यानी एक आग जो है वो अंदरूनी हादसे से लग सकती है और एक वो आग होती है जो बैरूनी हादसात से लग सकती है। तो फायर बाय इंटरनल मीन का मतलब ये है कि वो आग शॉर्ट सर्किट से लग जाए, या कोई सिगरेट का जो बड होता है, टोटा होता है, आदमी बेहतियाती में फेंक देता है, उसको बुझाता नहीं, वो किसी ऐसी जगह पे जाके गिर जाता है जहाँ से आग स्प्रेड आउट हो जाती है, या बाज़-औक़ात माचिस की तीली से सिगरेट लगाए, कोई चीज़ लगाई और उसको फेंक दी और वो तीली अभी बुझी नहीं। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स बहुत आम है। तो इसको हम कहते हैं जनाब फायर बाय इंटरनल मीन्स, और ये इसके ज़ुमरे में आएगा। सर अब ये बताएं कि फायर बाय एक्सटर्नल मीन यानी कि जो आग बाहर से लगे उसको इस पॉलिसी में कैसे अलहदा किया जाता है? इसमें इस तरह है कि इसको हमने, ये जो फायर पॉलिसी है इसको हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों में। ठीक है सर। एक को हम कहते हैं रिस्क और एक को हम कहते हैं पैरल। ये हम, आपको याद होगा पिछली जो हमने फायर की जो वीडियो की थी उसमें भी हमने इसका तस्करा किया था, यानी पैरल्स को हमने डिस्कस किया था। जी सर, हमने तो अपनी पिछली वीडियो में पैरल और रिस्क को बड़े अच्छे तरीके से बयान किया था। जी, तो फायर बाय इंटरनल मीन्स जो है एक रिस्क है और इसके साथ फिर बहुत सारे पैरल्स आ जाते हैं। इसमें मैं कोई चंद एक पैरल्स का तस्करा कर दूं जो कि फायर बाय एक्सटर्नल मीन के ज़ुमरे में आएंगे। तो इसमें एक तो पैरल है, इसको हम कहते हैं अर्थक्वेक, डैमेज एंड फायर। यानी अर्थक्वेक से जो दो तरह के नुकसानात हो सकते हैं। एक, उसके जो शॉक से बिल्डिंग्स में दरारें पड़ सकती है, बिल्डिंग्स गिर सकती हैं, और एक जो है उससे आग भी लग सकती है, क्योंकि अगर वो कोई दरार पड़ती है या कोई वो बिल्डिंग गिरती है तो उसमें शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, या अगर उसमें सुई गैस की पाइपलाइंस हैं तो वो फटने से, टूटने से सुई गैस खारिज हो सकती है और कहीं कोई स्पार्क हो जाए तो उससे आग लग जाती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। वो ये है कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 1906 में एक अजीम आग लगी थी। अच्छा, इस आग ने तकरीबन पूरे शहर को अपने लपेट में लिया था, और ये आग लगी थी अर्थक्वेक से, ज़लज़ला आया था, और उससे क्या हुआ कि उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया, क्योंकि उस शहर में जो गैस पाइपलाइंस थी वो फट गई थी, और कहीं से जब वो उसको चंगारी मिली तो उसको आग लग गई थी, और इस तरीके से तकरीबन जो शहर का जो नुकसान था ज़लज़ले और आग से, उसमें 20% ज़लज़ले से नुकसान था और 80% जो शहर तबाह बर्बाद हुआ था वो जो था वो आग से था। अच्छा, इसके बाद योकोहामा, ये जापान का एक शहर है, वहाँ पे 1923 का ज़लज़ला जो कि 9.7 रेक्टर स्केल का था। अच्छा, इस ज़लज़ले के साथ एक योकोहामा था और एक टोक्यो था, ये दो शहर थे। जी सर। तो वहाँ पे जो था, इन दोनों शहरों में भी इसी तरह आग लग गई थी। तो उसमें भी जो अर्थक्वेक शॉक से कम नुकसान था, जबकि आग से बहुत ज़्यादा नुकसान था। और ये जो आफत थी, ये जो आग लगी थी, इससे और ज़लज़ला हुआ तो इससे तकरीबन 1 लाख लोगों की सिर्फ जान गई थी, और बाकी जो माली नुकसान था वो भी बहुत बड़ा था। अच्छा, अब हम आते हैं राइट स्ट्राइक एंड फायर डैमेजेस। जी सर। अब आप, ये भी पैरल है, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि जनाब जुलूस था और
जुलूस ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, आग लगा दी, उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिससे बड़े कीमती नुकसानात हुए। तो इसमें भी फायर है। तो अगर आपने रॉयड स्ट्राइक डैमेज सिर्फ लिया है और वही बलवाई अगर उसको आग लगा देते हैं और आपने इसमें फायर नहीं ऐड किया, तो उसमें पॉलिसी होल्डर को क्लेम नहीं मिल सकता है। इसके बाद हम आते हैं टेररिज्म पे। टेररिज्म में भी जो माजी में जो वाक़यात हुए हैं उसमें टेररिज्म से आग भी लगी है, और इसका जो सबसे बड़ा वाक़या था वो मैरियट होटल इस्लामाबाद का था सर। कि वहाँ पे एक टेररिज्म का वाक़या हुआ और उससे उस होटल को आग लग गई। अच्छा, उसमें था ये कि उस होटल ने टेररिज्म का रिस्क नहीं लिया था। फायर की इंश्योरेंस तो थी, टेररिज्म का रिस्क नहीं लिया था। अब टेररिज्म का रिस्क ना होने की वजह से, क्योंकि वो आग जो थी वो बाय इंटरनल मीन नहीं थी, वो आग लगी थी बाय एक्सटर्नल मीन, यानी जब वो धमाका हुआ तो उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ था उसमें सल्फ़र भी था। तो वो जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ उसने आग लगा दी थी, और उससे तकरीबन मैरियट होटल जो है उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। तो उनको ये जो क्लेम है, ये क्लेम उनको नहीं मिला। तो टेररिज्म का अगर पैरल नहीं होगा और ऐसा कोई वाक़या होगा तो पॉलिसी होल्डर को उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आते हैं जनाब एक और पैरल है, उसको कहते हैं हम एयरक्राफ्ट डैमेजेस। सर, उसमें अगर खुदा न खास्ता किसी जगह पे जहाज़ क्रैश कर जाता है, और क्योंकि जहाज़ में आपको पता है कि इसमें टनों के हिसाब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसके होते हैं, तो जहाँ पे भी वो क्रैश करता है वहाँ बहुत बड़ी आग लगती है। जी सर। तो एयरक्राफ्ट डैमेज से भी अगर आग से नुकसान हो जाए, तो अगर ये पॉलिसी में नहीं होगा तो उसमें वो नुकसान नहीं मिलेगा। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल अगर आपको याद हो कि PIA का एक तैयारा जो था वो कराची में क्रैश कर गया था आबादी के ऊपर, और उससे आबादी को बहुत नुकसान हुआ था। उसमें लोगों की गाड़ियां जल गई थी, अमलाक जल गए थे, लोग बहुत सारे मर गए थे। तो अब अगर वहाँ लोगों ने एयरक्राफ्ट डैमेज की अगर इंश्योरेंस नहीं थी तो उनको वो क्लेम नहीं मिले। अब आते हैं एक और पैरल है जिसको हम कहते हैं मलिशियस डैमेजेस। अच्छा, मलिशियस डैमेजेस क्या है? व्यूवर्स ज़रूर ये मालूम करना चाहते होंगे कि मलिशियस डैमेज किसको कहते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब, मलिशियस डैमेजेस जो है उस नुकसान को कहते हैं जो किसी हसद की वजह से कोई हासद जो है वो पॉलिसी होल्डर के अमलाक को पहुंचाए, तो उसको मलिशियस डैमेजेस कहते हैं। ये पैरल भी हम बहुत रिकमेंड करते हैं कि फायर इंश्योरेंस के साथ ज़रूर लिया जाए, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। अब हम आते हैं एक और बहुत बड़ा पैरल है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस। जी। अच्छा, ये बहुत बड़ा पैरल इसलिए है कि इसमें जनाब तूफ़ान आता है, हरिकेन आता है, इसमें टॉर्नेडोज़ आते हैं, इसमें साइक्लोन्स आते हैं, इसमें जालाबारी होती है, इसमें बिजलियाँ गिरती हैं, और इसके अलावा सैलाब आता है। तो ये सारा एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस है। तो उससे अगर जैसे बिजली गिरने से अक्सर आग लगती है, तो अगर आपके पास एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस नहीं होगी पॉलिसी के अंदर, तो वो पॉलिसी फिर आपको आग से तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी। बहुत शुक्रिया सर इतनी तफसील से सब कुछ बताने का। सर, जैसे कि आपने बताया कि फायर इंश्योरेंस नॉर्मली बड़ी बिल्डिंग्स की होती है, जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इस तरह की जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनकी फायर इंश्योरेंस होती है। तो सर एक चीज़ ये क्लियर करें कि इन बिल्डिंग्स के अंदर जो एसेट्स हैं, फायर इंश्योरेंस लेने से पहले उनका तखमीना लगवाना ज़रूरी होता है? नहीं, उसकी अक्सर केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम इंश्योर्ड को कहते हैं कि वो अपने एसेट को खुद डिक्लेयर करे, क्योंकि इंश्योर्ड के पास उसकी एक्चुअल डिटेल्स होती हैं कि इस बिल्डिंग के बनाने पे मेरा कितना ख़र्चा आया, इसके अंदर जो है स्टॉक्स
कितने के हैं, और उसके पास कागजात भी होते हैं, सारा कुछ होता है। तो इंश्योर बेसिकली उसको डिक्लेयर करता है, और जो वो डिक्लेयर करता है हम उसको मनोअन अंडरराइट कर देते हैं। तो इसका जो है जो जिम्मेदारी है वो इंश्योर पे आती है कि वो अपने जो भी डिक्लेरेशन है वो बिल्कुल मार्केट के हिसाब से और सही तौर पे उसको डिक्लेयर करे, ताकि कल जब क्लेम हो तो उसको क्लेम में कोई दुश्वारी, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी ना हो। फारूक साहब, फायर इंश्योरेंस में भी एक्सक्लूजन्स, डिडक्टिबल्स और एक्सेस लगाई जाती हैं? जी बिल्कुल। उसमें अगर जब हम पॉलिसी अंडरराइट करते हैं तो हम देखते हैं कि उस पॉलिसी यानी वो कितना रिस्की काम वहाँ पे हो रहा है, वहाँ आग लगने के कितने प्रोबेबिलिटी क्या है, वहाँ पे जनाब रॉइड्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, अर्थक्वेक के क्या अर्थक्वेक जोन में है नहीं है, और इस तरह के मुख्तलिफ वो होते हैं। तो अगर उसमें हमें महसूस हो कि जी इस रिस्क को अगर हम अंडरराइट करेंगे तो क्लेम के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो फिर वहाँ पे हम कुछ डिडक्टेबल डाल देते हैं या एक्सेस कर देते हैं, या कोई ऐसे रिस्क जो बहुत ज़्यादा हो उसको हम पॉलिसी में अंडरराइट नहीं करते हैं। क्योंकि देखें ये हमने कंपनी के भी प्रॉफिट्स और उसको देना होता है कि जो बिज़नेस हम कर रहे हैं, ताकि एंड ऑफ द ईयर हम शेयर होल्डर्स को भी कुछ मुनाफा दे सकें। तो इसको कहते हैं कि हम प्रूडेंट जो है अंडरराइटिंग करते हैं, उसमें एहतियात बहुत करते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में फायर इंश्योरेंस कितनी ज़रूरी है? मैं तो कहता हूँ फायर इंश्योरेंस बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है हमारी बिल्डिंग्स में, हमारे उसमें फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम्स नहीं लगे हुए हैं, फायर स्प्रिंकलर्स नहीं हैं, बल्कि बहुत जगह पे तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं मिलते हैं। जी सर। जो कि बेसिकली फर्स्ट एड है फायर फाइटिंग का। जी सर। तो वो भी हमारे यहाँ नहीं होते हैं। तो अगर ये सारा कुछ नहीं है तो, और फिर हमारी जो तनसीबात हैं, मसलन गैस पाइपलाइन है, मटीरियल अच्छा नहीं है, उसकी जो फिटिंग लोग जो लगाने वाले हैं, जो प्लम्बर्स हैं, जो वो लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, वो उतनी एहतियात और उतने स्टैंडर्ड उस क्वालिटी को वो मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से आए दिन जो है हमारे यहाँ ये हादसात और आग लगते रहते हैं, और इसमें बड़ी कीमती अशिया हमारी ज़ाया हो जाती हैं। बाज़ औक़ात जो है उसमें खुदा न खासा डेथ्स वगैरह भी हो जाती है। तो मैं तो समझता हूँ, और फिर आप बाबर, आपको पता है हमारी इनकम जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सेविंग्स बहुत कम होती है। हमें बमुश्किल पूरी उम्र में कोई मौका मिलता है कि हम एक छोटा घर बना लें। जी सर। तो जहाँ हमने घर पे कोई करोड़ों के हिसाब से पैसे खर्चे हैं, तो वहाँ अगर हम साल का चंद हज़ार रुपया उसकी इंश्योरेंस पे लगा दें तो उसमें जनाब क्या ही बात है। यानी इन ख़तरात से हमें सारा तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, सुकून रहेगा। जी सर, बिल्कुल ऐसी है। सर, फायर इंश्योरेंस का एक पैरल बर्गलरी है, तो सर ज़रा इसकी वजाहत कर दें हमें। जी बिल्कुल। इसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक को हम चोरी कहते हैं। जी सर। और दूसरी को उर्दू में नकब ज़नी कहते हैं। ठीक है। चोरी ये है कि कोई आया, आपको पता ही नहीं चला और उसने वो चीज़ उठा के चल दिया। नकब ज़नी इसको अंग्रेज़ी में बर्गलरी कहते हैं और उर्दू में नकब ज़नी यानी नकब लगाना। जी सर। वो दीवार में भी नकब लग सकती है, वो जनाब दरवाज़ा भी तोड़ के आ सकता है, ताला तोड़ के आ सकता है, खिड़की के शीशे तोड़ के वो आ सकता है, ग्रिल काट के आ सकता है। तो ये इसको हम बर्गलरी कहते हैं, क्योंकि बर्गलरी में वो एक जो चोरी करने वाला है वो एक निशान, एक वाज़े चीज़ छोड़ के जाते हैं, बता के जाते हैं कि हाँ जी मैं यहाँ से दाखिल हुआ हूँ। सर, जैसे कोई सबूत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो अपने आने और जाने का सबूत छोड़ के गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही वजाहत की है कि वो एक पूरा सबूत छोड़ के जाता है, जबकि चोर जो है वो कोई सबूत छोड़ के नहीं जाता है। तो
इसलिए हम जो है ये बर्गलरी को भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ थेफ्ट जो है वो हमारी कोशिश होती है कि उसका रिस्क अंडरराइट ना किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे इन्वेस्टिगेशन के वो चीज़ें नहीं हैं कि जिससे पता चल सके कि जी वो चोर आया कहाँ से था, कैसे था, क्या था और क्या लेके गया। अब बाहर के ममालिक में वो लोग क्योंकि उनकी पुलिस भी काफ़ी वेल इक्विप्ड है, फिर वहाँ बाहर अगर आप जाएं तो आपको कोई भी घर सीसीटीवी के बगैर नहीं होता, और इस तरह के उन्होंने मुख्तलिफ अलार्म सिस्टम्स लगाए होते हैं, तो वहाँ पे तो थेफ्ट की इंश्योरेंस होती है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम इसको कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें। फारूक साहब, फायर इंश्योरेंस और स्पेशली घरों की फायर इंश्योरेंस के बारे में इतनी मुफीद मालूमात देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स इस फायर इंश्योरेंस को बड़ी अच्छी तरह से समझ के इसको अपने घर की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करेंगे, और अपनी जो सेविंग्स होती हैं, जिससे हमने बड़ी मुश्किल से अपना घर बनाया होता है, उसकी चीज़ें पूरी की होती हैं, उसकी हिफाजत के लिए फ़ायर इंश्योरेंस ज़रूर लेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छी डिस्कशन हुई फायर के हवाले से, और मैं भी स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि हम अपने घरों की, अपनी अशिया की, अपने जो बिल्डिंग्स की, अपने फैक्ट्रियों की, वेयर हाउसेस की, इसकी ज़रूर ये फायर इंश्योरेंस, और उसके साथ जो है ये जो मुख्तलिफ पैरल्स हमने बयान किए, इसमें और बहुत सारे पैरल्स हैं, लेकिन आज हमने ज़रा ज़्यादा फोकस रखा टूवर्ड्स फायर। तो ये जो है ये लोगों को समझना चाहिए कि ये थोड़े से पैसे दे के आप एक साल के लिए कम से कम, और कुछ भी नहीं है, तो पीस ऑफ माइंड ही ख़रीद लेते हैं। जी सर। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जी ज़रूर, अगली वीडियो में हम कोई मज़ीद इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।